दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक छलावे की ऐसी खौफनाक कहानी लेकर आया हूं कि हो ही नहीं सकता ऐसी कहानी आपने पहले कभी सुनी हो। तो बताइए, चंबल किस लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है? जी हाँ, पुराने ज़माने में चंबल मशहूर हुआ करता था डकैती के कारण। यहाँ पर ऐसे डकैत रहा करते थे जो बड़ी बड़ी डकैती को अंजाम दिया करते थे। लेकिन इन वीरान और सुनसान इलाकों में छलावे भी रहते थे और एक बार चंबल के उन डाकुओं का सामना एक छलावे से हो गया था। उसके बाद क्या हुआ? क्या वो डाकुओं ने उस छलावे को मौत के घाट उतार दिया था, या छलावे जो बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं उन्होंने मिलकर चंबल के डाकुओं को भगा दिया? ये तो आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा, लेकिन मैं पहले ही चेतावनी देता हूँ, ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। चंबल का एक बड़ा इलाका जिसमें कई नदियां आती हैं। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ इलाके भी आते हैं। यहाँ पर पहले के समय में बहुत ज़्यादा डाकू रहा करते थे। ये बात भी बहुत समय पहले की है। मैं आपको जिन डाकुओं की कहानी सुनाने वाला हूँ, मैं थोड़े नाम बदल कर आपको कहानी सुना रहा हूँ। यहाँ पर एक आदमी था जिसका नाम था दद्दा। अब उसका झगड़ा अपने गांव में मुखिया से हो गया और मुखिया ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। झगड़ा तो हल्का फुल्का था, लेकिन मुखिया की जान पहचान बहुत ज़्यादा थी, जिसके बाद दद्दा बागी हो गया क्योंकि उसकी ज़मीन पर मुखिया ने कब्जा कर लिया था। दद्दा के पास कुछ बचा नहीं था और दद्दा बदला लेना चाहता था। तो दद्दा डाकुओं के साथ जाकर मिल गया, डाकुओं से सीखने लगा बंदूक कैसे चलाई जाती है, और उसके बाद दद्दा का पहला काम था बदला लेना। और डाकू ऐसे ही लोगों को फंसाया करते थे जो मजबूर हैं, जिनकी मदद कोई नहीं कर रहा और प्रशासन उनके खिलाफ हो चुका है, तो डाकू उनकी मदद किया करते थे। जब उनसे कोई जुर्म हो जाया करता था जिससे वो बच नहीं सकते थे, यानी अपने गांव में वापस जाते या मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश करते, तो वो पहुंचते सीधा जेल। इसीलिए डाकू उन लोगों का फ़ायदा उठाते कि अब डाकू बने रहना होगा, अगर मुख्य धारा में जाने की कोशिश की तो बुरे फंसोगे। तो दद्दा ने भी ऐसा ही किया। उसने मुखिया पर गोलियां चला दी। मुखिया तो मारा गया, मुखिया के साथ ही गांव के कुछ लोग भी मारे गए। दद्दा फिर उस गांव से भाग चुका था, फिर डाकुओं के साथ जाकर मिल गया। अब उस समय सबसे कुख्यात जो डाकू था यहाँ पर मशहूर, वो था बब्बर। वो डाकुओं का सरदार था और ऐसे लोगों को वो सबसे ज़्यादा भर्ती किया करता था ताकि डाकुओं की संख्या बढ़ जाए और तभी वो बड़ी बड़ी डकैती कर पाएंगे। अब जो बब्बर था उसके पास 100 से ज़्यादा डाकू थे और उन्होंने इलाके बांटे हुए थे। कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पर सबसे गरीब गांव थे और उनके पास कुछ है ही नहीं, तो जो नए डाकू बने होते उन्हें छोटा सरदार बनाया जाता। छोटा सरदार यानी कि उन्हें छोटी टोली दी जाती और फिर कहा जाता लूटपाट करो। जैसे जैसे तुम लूटपाट करोगे, ज़्यादा रुपए लूटोगे या धन लूटोगे, जैसी भी बड़ी लूटपाट या डकैती करोगे तो तुम्हारा रैंक बढ़ेगा, तो तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। ऐसे ही जो दद्दा था उसे नए बने 2-3 डाकू दे दिए गए थे। तो ऐसे जो दद्दा था उन 2 डाकुओं के साथ उन इलाकों में भेजा गया जहां पर पहले ज़्यादा डकैती की ही नहीं जाती थी, क्योंकि छोटे मोटे गांव थे, गरीब थे। अब गरीबों से सब कुछ लूट लोगे तो वो मर जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा लूटा जाता था। तो ऐसे इलाके में दद्दा को भेजा गया और दद्दा एक बड़ा डाकू बनना चाहता था, वो मुख्य सरदार बनना चाहता था। तो उसने सोचा ऐसी डकैती करेंगे कि पूरा भारत देखेगा कि चंबल के डाकू कैसे होते हैं। दद्दा रात के समय इलाका ढूंढ रहा था कि जो हमारा गढ़ बनेगा, यहाँ पर हम खास तौर पर रुका करेंगे, क्योंकि यहाँ पहले डाकुओं के साथ मुठभेड़ हो चुकी थी, डाकू मारे जा चुके थे, तो ये इलाका खाली था। यहाँ रात के वक्त वो ढूंढने लगे वो इलाका। उनके पास उस समय घोड़ा नहीं था, वो चलकर रास्ता ढूंढ रहे थे, इलाका ढूंढ रहे थे, कोई गुप्त जगह मिल जाए, गुफा मिल जाए। तो गुफा की तलाश में वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां उन्हें महसूस हुआ कि उनका पीछा हो रहा है। आवाज़ें आसपास से आती जा रही थी। अब वो 3 लोग थे दद्दा को मिलाकर, 2 दद्दा के साथी, उसके नीचे जो काम करने वाले, तो उनके पास बंदूकें थी। एक बंदूक उनके पास थी, गोलियां भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो पहले पहले उन्हें लगा कि आसपास कोई जानवर होगा, अगर जानवर करीब आया तो हम गोली चलाएंगे, वैसे डराकर भगाने की कोशिश करेंगे।
लेकिन जब उन्हें लगा कि जैसे हम चलते हैं कोई जो हमारा पीछा कर रहा है वो चलता है, फिर जैसे रुक जाता है। हो सकता है कोई जानवर घात लगा रहा हो, लेकिन ये चलने का तरीका किसी इंसान का लगता है। कोई इंसान हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये पुलिस वाले भी हो सकते हैं। जिसके बाद दद्दा के एक आदमी ने कहा कि मैंने एक डाकू को देखा। पेड़ के पीछे से किसी ने सर निकाला और मुंह ढका था काले कपड़े। ये डाकू था। अब यहाँ कई अलग डाकुओं की संस्थाएं थी। जैसे गैंगस्टर होते हैं ना, एक अलग गैंगस्टर, तो चंबल में भी कई डाकू थे, मुख्य डाकू। तो अलग अलग डाकुओं में भी मुठभेड़ आपस में हुआ करती थी। तो जो दद्दा था उसे लगा बुरे फंसे, हमें तो किसी और डाकुओं ने घेर लिया। और अलग डाकू विरोधी डाकुओं को मौत के घाट उतार दिया करते थे। कहते हैं कि गोलियों से नहीं मारते थे, बल्कि उन्हें लटका दिया जाता, जलाया जाता, सबके सामने तड़पाया जाता, चमड़ी उधेड़ दी जाती, ऐसी सजा दी जाती थी। तो दद्दा को लगा कि हम बुरे फंसे। तो दद्दा ने कहा किस तरफ। फिर उन तीनों ने देखा कि एक तरफ पेड़ के पीछे से कोई झांक रहा है, हंस रहा है, और उसने कहा अब तुम बचने वाले नहीं। जैसे ही उसने बंदूक निकाली तो फिर वो पेड़ के पीछे छिप गया। दद्दा और उसके साथी कहने लगे इसे गोलियों से भून दो, इससे पहले कि ये यहाँ से जाकर किसी को बताए और अपने साथियों को लेकर आए। बचने का यही तरीका है, इसे भून दो। तो वो उस तरफ गोलियां चलाने लगे कि वो पेड़ के पीछे होगा, गोली चलाने की कोशिश करेगा तो उसे गोली लग जाएगी, या उसे पेड़ के पीछे से भून डालेंगे। तो इन्होंने गोलियां चलाई काफ़ी। अब वो जो डाकू था पेड़ के पीछे से निकला ही नहीं। जब इन्होंने उस तरफ जाकर देखा, अभी पेड़ के पास ही थे, इधर उधर से देखा कि पीछे कोई नहीं है, तो एक डाकू एक पेड़ के पीछे से निकला। अब ये लंबा लग रहा, पहले वाला नाटा लग रहा था। इसने कहा अब देखो तुम्हारा मैं क्या बनाता हूँ, ये कहा उसने। फिर वो पेड़ के पीछे छिप गया। इससे पहले कि वो गोली चला पाता, इन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी उस पेड़ के पास। फिर दद्दा के एक आदमी ने कहा कि डाकू तो दूसरी तरफ भी है, मुझे वहां नजर आया। तो वो उस तरफ गोली चलाने लगा। दद्दा इधर चला रहा था, वो उधर चला रहा था। एक को दूसरी तरफ डाकू नजर आ गया, वो उस तरफ गोली चलाने लगा। अब ये चारों तरफ गोलियां चला रहे थे। ये एक खास टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे कि हम तीनों एक दूसरे से पीठ सटा लेंगे, तीन तरफ हम गोलियां चला पाएंगे ताकि हमारे ऊपर कोई वार ना कर पाए। हम घिर चुके हैं, चारों तरफ से डाकू हमें घेर चुके हैं। इन्होंने ऐसे ही बैठकर मौत को महसूस किया कि डाकू ने घेर लिया है। अब मौत तो तय है, लेकिन हम लड़ते लड़ते मरेंगे। हम ऐसा नहीं चाहते कि वो हमें पकड़ ले, फिर हमें मौत की भयानक सजा मिलेगी। गोली चलाओ, गोली चलाओ। अब इनके पास 2 नल्ली वाली बंदूक थी, राइफल। अब गोलियां बहुत सारी थी, कुछ कमर पर बांधी हुई, कुछ बैग जैसा था उसमें रखी हुई। तो निकाल कर 2 नाली में गोली भर भर कर गोलियां चलाए जा रहे। गोली चलाते चलाते तीनों की गोलियां खत्म हो गई। अब कभी किसी पेड़ से कोई झांकता आवाज लगाता, तो कभी किसी पेड़ से कोई झांकता। कुछ देर ये देखते रहे कि अब हम पर हमला होगा। हमसे गोलियां चलवा दी। उन्होंने एक गोली ना चलाई। मरा तो कोई नहीं, अगर मरा होता तो इस तरह ये झांकते नहीं। फिर कुछ समय झांकने के बाद वो डाकू नजर नहीं आए। ये ऐसे ही जमीन पर बैठ गए, बंदूक ऐसे किए हुए कि सामने वाले को लगता रहेगा कि एक गोली तो होगी। आवाज आ गई थी कि गोली नहीं है। अब ये चीख भी पड़े थे, लेकिन फिर भी चल बंदूक लेकर खड़े रहेंगे, हमें भून कर मारो, हम पकड़ में नहीं आएंगे। फिर ये वक्त कोई आधी रात से पहले का था। ये बैठे रहे कि डाकू आएंगे मार डालेंगे, डाकू आएंगे मार डालेंगे। मरा तो नहीं था डाकू कोई, लेकिन सुबह तक कोई डाकू पेड़ के पीछे से निकला ही नहीं। ये बैठे हुए थके हुए, अब पूरी रात घबराए बिना सोए ऐसे ही बैठे बंदूकें ताने हुए। जब दिन का वक्त हुआ तो पेड़ के पीछे से कोई नजर नहीं आया। इन्होंने क्या किया, उठकर देखा कि क्या कुछ डाकू मरे हैं। शायद वो डर कर भाग गए, डर के मारे उन्होंने गोली नहीं चलाई। एक खून का धब्बा तक नहीं था वहां पर। डाकू बार बार जैसे पेड़ों के पीछे से निकलकर इन्हें बहकाते, इन्हें धमकी देते, फिर छिप जाते। ये गोलियों से भूनने लगते। पेड़ों में गोलियां थीं, अब नीचे भी गोलियों की क्या कहते हैं छिलके पड़े थे। तो ऐसे ही गोलियों के निशान हर तरफ, लेकिन कोई लाश नहीं, खून का एक कतरा तक नहीं। फिर उन्होंने दद्दा से पूछा, साथियों ने, दद्दा अब हम क्या करें? हम बच तो गए, लेकिन हमारी गोलियां खत्म हो गई और मुठभेड़ में कोई मारा भी नहीं गया। अगर हम सरदार के पास गए तो हमें और गोलियां चाहिए होंगी। हम सरदार को क्या कहेंगे? हमारी गोलियां कहाँ लग गई? क्या हुआ था? हम मुठभेड़ कहेंगे तो सरदार हमें सजा देगा कि एक को भी मौत के घाट नहीं उतारा, और अगर तुम्हें घेर लिया गया था, गोलियां खत्म हो गई, तो तुम मरे क्यों नहीं? हम क्या कहेंगे?
दद्दा ने कहा, शांत रहो, हम ऐसा करेंगे, पुलिस वालों को या कुछ और डाकुओं को लूटने की कोशिश करेंगे। हम गोलियां ऐसे बरामद करेंगे, बंदूकें हमें और लेनी होंगी, छीन कर हम लेंगे, लेकिन सरदार को पता नहीं लगना चाहिए कि हमारे पास गोली नहीं है। हमारा ये इलाका ऐसा ही है, यहाँ पर कम ही पुलिस आती है, मुठभेड़ कम ही होती है। हम लूटपाट करेंगे, तो लूटपाट करके हम पैसे इकट्ठे करते हैं, सरदार को खुश करेंगे और कहेंगे गोलियां बहुत चलाई हमने गांव वालों को डराने के लिए, मुठभेड़ भी छोटी मोटी होती रही तो ऐसे समय बाद गोलियां खत्म हुई हैं। दद्दा ने अपने साथियों से वादा मांगा था, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, यहाँ पर जो हुआ ये हमारी बेइज्जती का सबब बनेगा। तो उन्होंने वादा किया। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि यहाँ पास में एक गांव है, उस गांव में लूटपाट करेंगे। अब लूटपाट ऐसी होगी, सिर्फ अनाज की लूटपाट करेंगे और मारेंगे किसी को नहीं। वैसे भी बंदूक है, मरेगा थोड़े ना कोई, पेट में थोड़े ना घुसा डालनी है कोई बंदूक, तो सिर्फ डराएंगे और गोली चलाने की धमकी मत देना, कहना कि हम दयावान हैं, गोली नहीं चलाएंगे, बस हमें अनाज चाहिए तो लूट कर हम ले आएंगे। अब इस तरह इन्होंने शाम के वक्त डाका डाला एक गांव में। गांव वालों ने अनाज का भंडारण किया था, तो इन्होंने 5 से 10 बोरियां जो अनाज की थी और खाने पीने का और भी सामान, वहाँ पड़ा तो बहुत था लेकिन इन्होंने कम लूटा। इनके कुछ नियम थे कि लूटना ऐसे है कि खाली नहीं करना, ऐसा ना हो फिर गांव वाले मर ही जाएं, और क्योंकि फसल समय समय पर खराब होती रहती है तो कुछ उनके लिए भी छोड़ना है, बाकी लूटना है। तो ऐसे इन्होंने गांव में लूटपाट करके जो अनाज था और खाने की चीज़ें थी वो एक बग्गी में भर ली। लकड़ी की बग्गी बनी हुई, जैसे बैलगाड़ी के पीछे लगाया जाता है गड्ढा या बग्गी, वैसा। एक घोड़ा चुरा लिया इन्होंने। अब घोड़ा एक ही था और 2 साथी, तो बग्गी के ऊपर 2 बैठे हुए और घोड़े को भगा रहा था दद्दा। ऐसे भगाते भगाते उस गांव से ये दूर निकले और ये इनका पहला डाका था। बहुत खुश थे, पहली बार कुछ ऐसा चुराया था इन्होंने जो काम आता और इन्हें इज्जत मिलती। फिर ये उसी जंगली इलाके में थे और दद्दा ने कहा कि हमने पहचान की है, कुछ इलाके ढूंढे हैं, छोटे मोटे टीले बने हैं या कहीं ना कहीं अनाज को हमें छिपाना होगा। ऐसा अड्डा होना चाहिए जहाँ कोई आ ना सके, घने पेड़, जहाँ गहराई है और बारिश का पानी रुकता है, वहाँ बीच से निकलकर एक छोटी पहाड़ी है, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं क्योंकि वहाँ पहुँचना मुश्किल है। हम अनाज को वहाँ पर छिपाएंगे, इस बग्गी को भी वहाँ पर छिपाएंगे। चलो। अब ये एक पगडंडी के सहारे घोड़े को ले जा रहे थे और वहाँ इन्हें पेड़ के पीछे से झांकता हुआ एक डाकू मिला। अब डाकू ने ऐसे बंदूक पकड़ी हुई और वो कहने लगा, वाह, तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था ताकि तुम लूटपाट करो, अब तुम लूटपाट करके आए हो और तुम्हें मौत के घाट हम उतार देंगे, सारा का सारा सामान हमारा। अब जो दद्दा था वो घबरा गया। दद्दा को ये समझ में आ गया कि ये वो डाकू हैं जिन्होंने डराया और हमें छोड़ा, हमारा इस्तेमाल किया, अब हमें मार डालेंगे, ये हमारा पीछा कर रहे थे छिपकर। तो दद्दा ने अपने साथियों को कहा, भागो, हम इनके सामने चालाकी नहीं दिखा सकते, हम बंदूक करेंगे ये गोली चला देंगे, हमारे पास गोलियां नहीं हैं। तो वो भागे, वहां से वो भाग निकले। फिर कुछ समय छिपे रहे कि वो हमारा पीछा कर रहे होंगे, वो हमें मार डालेंगे, वहां पर कोई नहीं। अब उस घोड़े से वो काफ़ी ज़्यादा दूरी पर आ चुके, लेकिन फिर इन्हें लगा कि हम वहाँ से बचकर निकल आए। उन डाकुओं के बारे में हम जान तक नहीं पाए। इन डाकुओं का एक नियम था कि जो विरोधी डाकू हैं वो तो चलो झगड़ा करेंगे, लूटपाट करेंगे, ऐसा तो नहीं कि हमारी जो संस्था है, हमारे ग्रुप के ही डाकू जानबूझकर अपनों से लूट रहे हैं, मार नहीं सकते तो हमें बेवकूफ़ बनाकर हमसे लूट कर निकल रहे हैं, हमें खाली कर दिया, जलते होंगे कुछ डाकू हमसे। तो दद्दा ने कहा, छिपते छिपाते फौजियों की तरह अपने शरीर पर मिट्टी लगा लो, पत्ते चिपका लो, हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे कौन है जो हमारी बग्गी लूट रहा है, जो घोड़ा चुराने की कोशिश कर रहा है, हम ढूंढेंगे। जब ये वहाँ पर पहुँचे, घोड़ा एक तरफ था, बग्गी नीचे गिरी हुई थी, अनाज की जो बोरियां थी वहाँ से निकाली जा चुकी थी। 2-3 घंटे लग चुके थे। अब 2-3 घंटे में वहाँ पहुँचे, सामान तो निकाला जा चुका था। फिर साथी कहने लगे कि ये जो भी हैं हमें लूट लिया, हम खुद लुटेरे डाकू हैं, हमें लूट लिया, डाका डाल लिया। दद्दा ने कहा, ऐसा नहीं, हम जाने नहीं देंगे, ये जो भी है हमसे डाका डाला है, हम इनके घर में डाका डालेंगे। तो साथियों ने पूछा, कैसे? दद्दा ने कहा, देखो, जिसने भी बोरी निकाली है तो घसीटने के निशान है, मिट्टी गीली है तो घसीटने के निशान, उठाकर नहीं ले जाया गया है इन बोरियों को,
घसीट कर ले जाया गया है, यानी कि ज़्यादा दूर तो ले जाए नहीं गए होंगे, तो आसपास होंगे। जहाँ पर ये होंगे हम डाका डालेंगे। अगर वहाँ गोलियों से भुनकर हम मर भी गए कबूल है, लेकिन डाकुओं के घर में डाका डल जाए ऐसा होना नहीं चाहिए। ये इलाका हमारा है, दबदबा हमें बनाना होगा। फिर दद्दा अपने 2 साथियों के साथ ये प्लान बनाकर रखे हुए थे कि जहाँ भी डाकू जाते हैं, अगर कहीं से लूटपाट की हो तो अनाज वगैरह जो भी लूटा जाता है उसे वो सही जगह पर संभाल कर रखते हैं। ये डाकू इस इलाके के विरोधी डाकू भी हो सकते हैं, हमारे ग्रुप के डाकू भी हो सकते हैं, तो इन्हें इलाका पता होगा जहाँ इन्होंने छिपाया है। हम आराम से उस जगह को ढूंढेंगे। अब ये सामान रखेंगे तो अपनी बंदूकें गोलियां कहीं तो रखी होंगी, शायद यहाँ हमारा काम बन जाए। गोलियां चुराएंगे, बंदूकें चुराएंगे। तो ऐसे ये उस निशान का पीछा करते गए, चलते चलते जंगल में काफ़ी ज़्यादा दूर। अब जो भी था, ये जो अनाज था ना, उसे यहाँ घसीट कर ले आया था। जैसे ही इन्होंने देखा, वहाँ एक खंडहर बना हुआ था। अब ये खंडहर होगा, पत्थर, ईंटें वगैरह ऐसे दीवारें बनाई गई, जैसे पुराने ज़माने का कोई किला दिखाया गया था, लेकिन बना अभी लग रहा था। दद्दा ने कहा, यहाँ छिपाते हैं ये। कोई भी कहेगा कि ये खंडहर है, लेकिन सामने दरवाज़ा बना है, दरवाजे के अंदर की तरफ निशान जा रहा है, अंदर छिपाया होगा। हम खोदेंगे, खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो। तो ऐसे तीनों वो जो दरवाज़ा था उसके अंदर घुसे। अब कमाल देखिए, जैसे ही अंदर घुसे, जो फर्श था ना, मिट्टी लग रही थी। इन्हें सोचना चाहिए था कि मिट्टी क्यों है। इन्हें लगा था कि खोदा होगा, ऊपर मिट्टी डाल दी तो अनाज नीचे होगा लकड़ी के बक्सों में। असल में ये लकड़ी जो पतली थी ऐसे लगाकर ऊपर मिट्टी डाली गई थी। नीचे 6 से 8 फुट गहरा खड्डा था। खड्डे के नीचे जो भुरभुरे पत्थर डाले गए थे। तो जैसे ही इन्होंने पैर रखा, ये पटक करके नीचे गिर गए। अब नीचे गिरे, किसी की टांग मुड़ गई, किसी के सर पर चोट लगी। अब जो पत्थर थे वो दीवारें ऐसे बनाई गई थी, एक के ऊपर एक पत्थर टिकाकर दीवार बनाई गई। किसी ने धक्का देना शुरू कर दिया। इससे पहले कि ये खड्डे से निकल पाते तो दीवारें ऊपर बड़े बड़े छोटे छोटे हर तरह के पत्थर थे। किसी की आंख में चुभा, किसी के सर में चुभा, पूरी दीवार ऊपर। शुरू में सांस लेने में परेशानी हुई थी, फिर ऐसे हटाते हटाते तीनों बाहर आ गए। एक के जैसे सर के ऊपर तो यहाँ गुब्बारा बन गया था, ऐसे फूल गया था गुब्बारे की तरह। एक की आंख में चोट लगी, एक काना ही हो गया था, समझो कि नज़र नहीं आ रहा था, एक आंख से ऐसे फूली हुई थी, बिल्कुल चिपक गई थी आंख। तो ऐसे शरीर पर भी बहुत चोट लगी। जिंदा बच गए थे, लेकिन बाहर निकलकर इनकी समझ में ये तो आ गया, ये लुटेरे नहीं हो सकते। गोली तो चलती नहीं, बल्कि हमें फंसाते हैं। कैसे डाकू हैं ये, बस डराते हैं, धमकी देते हैं, छिप जाते हैं, फिर गोली चलाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। जादूगर डाकू हैं क्या? ऐसे पिटे पिटाए वहाँ से ये निकले थे। अब इनके पास अनाज नहीं, कुछ नहीं। तो दद्दा के साथियों ने कहा कि खून भी काफ़ी ज़्यादा बह चुका है, इलाज की ज़रूरत है। हम में से किसी को भी औषधि का ज्ञान नहीं है। इलाज हम करवाएंगे तो जिंदा बच पाएंगे, वरना इन्फेक्शन होगा तो ऐसे ही चोट से हम मारे जाएंगे। दद्दा ने कहा, सरदार के पास कैसे जाएंगे? सरदार पूछेंगे क्या हुआ, गोलियां खत्म कैसे हो गई? तो साथियों ने कह दिया, चोट दिखाएंगे, कह देंगे मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ इतनी तगड़ी थी, गोलियां खत्म हो गई, लेकिन फिर हम घोड़े लेकर भाग गए। अब घोड़ा तो वहां पर है ना, कह देंगे एक घोड़ा था, किसी तरह दद्दा जी ने हमें ऐसे पकड़ा और घोड़ा मुंह से चला रहे थे, तो ऐसे वहां से भाग कर निकले। दद्दा कह रहा था सरदार बहुत चालाक है, साथी कह रहे थे कोई बात नहीं, बचने का एक ही तरीका है। और इस तरह ये जो अपना ग्रुप था, कोड नेम यूज किया करते। सभी डाकू ऐसा नहीं कि बंदूकें लेकर बैठे हुए हैं, कुछ जंगल में ऐसे गांव वाले बनकर बैठे होते, पेड़ों के पास छोटा जैसे खेत बनाया होता, तो ऐसे काम करते ताकि कोई वहां से निकले तो वो बाकियों को संदेश दे। अब ऐसे थोड़ी ना है कोई खेती कर रहा है, पुलिस वाले पकड़ लेंगे तुमने खेती की है। वो साधारण गांव वाले बनकर रहते, लेकिन खबर पूरी देते, और अगर मौका मिले तो एक दो हैं तो वहां गोली चलाकर लूट लेते, मौत के घाट उतार देते। तो ऐसे दद्दा ने कोड वर्ड पहुंचाया एक ऐसे ही किसान के पास कि मुझे ग्रुप में पहुंचना है, चोट बहुत ज़्यादा लगी है। उसे भी लगा कि ये तो हमारा साथी है, दद्दा है ना, हमारे ही ग्रुप का हिस्सा, तो इसका इलाज करना होगा। तब तक इन्फेक्शन बढ़ चुका था, शरीर भी थोड़ा सा फूला हुआ। तो ये ग्रुप में पहुंचे, पहाड़ियों के बीच छिपने का जो इलाका था वहाँ पर, तो वहाँ इनका थोड़ा इलाज हुआ। फिर बब्बर, उनका सरदार, इनसे मिलने के लिए आया। बब्बर ने तीनों को देखा, तीनों ऐसे खाट पर लेटे हुए, उठे, सलाम किया। फिर बब्बर ने कहा क्या हुआ था। दद्दा ने अपने साथियों को समझा दिया था कि पूरा प्लान बनाना है कि क्या क्या हुआ। दद्दा कहानी सुनाने लगा कि
हम तो अपने इलाके में थे, हमने डाका भी डाला, अब पता कर सकते हैं। उस गांव से हमने अनाज की बोरियां निकाली थी, तो वहां से हम घोड़े भी चुरा कर निकले थे, लेकिन हम पर हमला हो गया। कुछ डाकू होंगे जो किसी और इलाके के थे, या हो सकता है हमारे ग्रुप के जो हमें धोखा दे रहे हैं, बागी हो गए हैं, हम पर उन्होंने हमला किया, हम पर गोलियां चलाई। तो बब्बर ने कहा, तो तुमने भी गोलियां चलाई, इसलिए तुम्हारी गोलियां खत्म हो गई, आगे क्या हुआ फिर? दद्दा ने कहा, फिर गोलियां खत्म हो गई थी, उनकी संख्या ज़्यादा थी, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हमें वहाँ से भागना पड़ा। लेकिन मैं बदला लूँगा, मेरे इलाके में धोखा मिला है, वो बहुत ज़्यादा थे, अचानक घिरे गए हम, इसीलिए मैं मुंह से घोड़े को चला रहा था, हाथ से मैंने साथियों को उठा रखा था, ऐसे घोड़ा लेकर वहाँ से मैं भागा। अब जो डाकुओं का सरदार था वो भी तो चालाक था, तभी तो सरदार बना था। उसने कहा, बाकी तो सब कुछ ठीक है, चोट लगी है, गोलियां चली थी तो गोली क्यों नहीं लगी? ये बात अब तीनों बयां कर रहे कि गोलियां यहाँ से निकली, वहाँ से निकली, छू कर गई, कई बार तो लगी, जैसे एक तरफ से लगी, अंदर नहीं घुसी, लग कर गई। तो सरदार ने कहा, यहाँ जो गुब्बारे बने हुए हैं सर पर, पीछे गुब्बारे बने हुए हैं, आंख फूट चुकी है तुम्हारी, ये सभी गोलियां लग लग कर निकल गई, क्या अंदर कोई भी नहीं धंसी? इनके पास जवाब नहीं था। इन्होंने कहा कि उन्होंने पत्थर मार मार कर भी कुचलने की कोशिश की है, किसी तरह कहानी बनाकर ये बचे थे। और सरदार ने कहा था, आखिरी मौका तुम्हें देता हूँ, इलाका संभाल सकते हो तो बताओ, नहीं संभाल सकते तो किसी और को वो इलाका दूँ, वैसे भी बंजर है, वहाँ पर मुठभेड़ भी नहीं होती, तो जगह सुरक्षित है, तुम संभाल सकते हो तो बताओ। दद्दा ने कहा, जी एक मौका दीजिए। ऐसे मौका मिला, गोलियां मिली, बंदूकें मिली, अब ज़्यादा संख्या में मिली कि मुठभेड़ हो सकती है। अब लोग भी 8-9 ज़्यादा मिल चुके थे, तो 10 से ज़्यादा लोग थे कि मुठभेड़ हुई तो गोलियां चलाएंगे। दद्दा और 2 साथी जानते थे कि वहाँ पर जो था कुछ तो अजीब था, जिसके बारे में पता करना होगा। तो इन्होंने छापे मारे आसपास के गाँव में कि कौन है, गाँव वाले तो नहीं बंदूकें नकली बनाई हों लकड़ी की, हमें डरा रहे हों पेंट कर करके नकली बनाकर। फिर गाँव वालों से पता लगा कि इन इलाकों में छलावे भी रहते हैं जो छलते हैं। गांव वाले भी बेवकूफ़ बनते रहते हैं, छलावे कभी पुलिस वाले बनकर आ जाते हैं, डरा देते हैं, कभी डाकू बनकर आ जाते हैं, वो सिर्फ डराते हैं, उनका काम है डराना, हमला नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन बेवकूफ़ बनाकर चोट बहुत दिलाते हैं। दद्दा को इस पर यकीन नहीं था, लेकिन वहाँ कई महीनों तक उसे यकीन हो गया, क्योंकि उसका जो ग्रुप था उस पर बहुत ज़्यादा हमले होते। जैसे एक बार उसका साथी था जिसने लूटा हुआ वो सामान घोड़े के जरिए एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंचाना चाहा, लेकिन वो घोड़े पर सामान लेकर जा रहा था, अचानक पीछे से जैसे एक जानवर ने हमला किया हो, सिर्फ डराया, तो घोड़ा ऐसे डर गया, आगे नदी थी, घोड़ा सीधा नदी में, वो भी सीधा नदी में, बहाव ज़्यादा था, वो किसी तरह बच गया, लेकिन घोड़ा बहकर पता नहीं कहाँ गया, और लूटा हुआ वो सामान भी पता नहीं कहाँ गया। जब उसने आकर दद्दा को बताया तो दद्दा ने उसे मौत की सज़ा दी कि तुम लुट कर आए हो। वो भी कह रहा था, अभी तो इतनी बार लुट चुके हैं, लेकिन दद्दा तब भी मानने वाला नहीं था। ऐसी वारदात उनके साथ कई बार हुई, कई बार उन्हें लूटा गया, उनका सामान जहाँ छिपाया होता कोई चुरा कर ले जाता, किसी को नहीं पता कौन, उन्हें लगता रहता कि गांव वाला है। लेकिन अब दद्दा को लगने लगा था कि छलावा हो भी सकता है, जो रूप बदलता है, जो बेवकूफ़ बनाता है। अब 6 महीने बीत चुके थे और अब एक घटना हुई। जो उनका सरदार था डाकुओं का, बब्बर, तो बब्बर जिस जगह था, किसी ने पुलिस को बता दिया कि इस इलाके में डाकू छिपे हुए हैं, तो पुलिस वाले भारी संख्या में वहां पर आए, हमला हुआ था, तो साथियों ने अपनी कुर्बानी दी, लेकिन 30 से 40 जो डाकू थे उन्हें लेकर बब्बर उस इलाके से निकल गया। अब बब्बर को छिपना था, क्योंकि वो इलाकों में छानबीन होती और बब्बर को ऐसी जगह पर छिपना था जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। तो उसने संदेश पहुंचाया दद्दा को कि तुम्हारे इलाके में छिपना है, अपना वो खास अड्डा तैयार रखना, 30 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। दद्दा की सांस रुक चुकी थी, कौन सा अड्डा, हम तो खुद जगह जगह भटक भटक कर छिपते हैं, जहाँ पर भी छिपे होते हैं सुबह देखते हैं सामान चुराया गया होता है, कोई बीच में आकर सामान चुरा कर ले जाता है। अगर ये पता सरदार को लगा तो वो हमें सूली पर चढ़ा देंगे, लेकिन अब देखते हैं, ज़्यादा लोग हैं, हो सकता है उनका दिमाग तेज है। डाकुओं का सरदार उस इलाके में पहुंच चुका था। दद्दा ने वो खास जगह दिखाई, वहाँ कुछ टीले थे, सबसे सुरक्षित जगह देखने में यही लगती थी। अब किसी समय में वहाँ डाकू छिपे भी होंगे। अब वहाँ कपड़े वगैरह ऐसे सामान बहुत कुछ पड़ा हुआ था, लेकिन ये वहाँ नहीं आते थे क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा चोरी हुआ करती थी।
ऐसा लगता था जैसे ये खास इलाका हो छलावे का। लेकिन अब बब्बर ने कहा था, डाकुओं को दोबारा इकट्ठा करना होगा। पुलिस वालों ने हम पर हमला किया है, अब हम छिपकर पुलिस वालों पर हमला करेंगे। जहां से पुलिस वाले निकलते हैं हमें हमले की पूरी प्लानिंग करनी होगी। तो ऐसे जो डाकू थे वो प्लानिंग करना चाहते थे। अब यहाँ रात के वक्त इन्होंने टेंट वगैरह लगाए हुए। जो बब्बर था ना, बहुत ही अजीब स्वभाव का था। अगर उसे किसी अपने पर शक होता कि कोई है ऐसा जो धोखा दे रहा है, जो नियमों का पालन नहीं करता, तो जो बब्बर था ना सीधा गोली चलाता था छाती पर। अब जहाँ दिल होता है ना वहाँ पर गोली नहीं चलाता, दूसरी तरफ चलाता ताकि सामने वाला तड़प तड़प कर मरे। और ये फिर डायलॉग बोले उसके सामने कि ये नहीं करना वो नहीं करना। तो ऐसे ही रात के वक्त जो बब्बर था ना खुद अकेले घूमा करता था, हर टेंट को देखा करता था, कहीं टेंट से कोई बाहर निकल कर किसी को संदेश देने के लिए तो नहीं गया। अब उसे मौत का खौफ था। दद्दा दारू पी के सो जाया करता था, लेकिन बब्बर चालाक था। रात के वक्त जो बब्बर था घूम रहा है और बब्बर को एक लड़की नजर आई। घाघरा चोली पहने हुए एक लड़की छिपते छिपते एक टेंट के अंदर घुसी। बब्बर ने देख लिया। फिर बब्बर को लगा कि यहाँ पर रहने वाला दद्दा बड़ा चालाक है, खुद अय्याशी करता है। और ऐसा तो नहीं, अय्याशी करता है इसीलिए इसने पुलिस को बताया। और यहाँ कभी छापा नहीं पड़ता, ये कुछ लाकर भी नहीं देता। जब भी कहता है मैंने डाका डाला, मैंने डाका डाला, एक अनाज की बोरी ले आता है, उसमें भी आधा आधा करने को कहता है। ये लगता है पुलिस वालों के साथ मिला हुआ है, ये उसी का टेंट होगा। अब अंदर हल्की फुल्की रोशनी होगी, जैसे दिए वगैरह तो वहाँ लगाए गए होते, मशालें रखी हुई होती या आग जलाई हुई होती, तो ऐसे परछाइयाँ बनती थी। बब्बर ने देखा उस टेंट के एक तरफ लड़की की परछाई बन रही, घाघरा चोली पहने, ऐसे हाथ ऊपर करके ऐसे कमर को ऐसे ऐसे कर रही। तो ऐसी परछाई जब टेंट पर नजर आई बब्बर को चढ़ गया गुस्सा। बब्बर ऑन दी स्पॉट सजा दिया करता था, तो उसने बंदूक निकाली, धड़ 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 गोलियां चलाकर पूरे टेंट को भून कर रख दिया। अब टेंट को भूना तो बाकी भी जो डाकू थे बाहर आए कि हम पर हमला हुआ है, गोलियां चल रही हैं तो मतलब हमला हुआ है। लेकिन फिर बब्बर ने बताया, धोखेबाज, इसने धोखा दिया है, बदले में अय्याशी कर रहा है, इसे क्या पता, मुझे कुछ पता नहीं लगेगा, मैं सब कुछ जानता हूं। तो अंदर से 4 लाशें निकाली गई, लड़की की लाश नहीं निकली। बब्बर ने कहा, ढूंढो लड़की को, लड़की पुलिस वालों के साथ मिली हुई होगी। बहकाया उसने, दद्दा कहाँ है? दद्दा को बुलाया गया। दद्दा आधे नशे में, लेकिन बंदूक देखकर नशा उतर गया। दद्दा कहने लगा, जी जहाँ कोई लड़की नहीं आती। बब्बर ने कहा, लड़की नहीं आती तो हम जो अलग जगह से आए हैं, क्या हम अय्याशी के लिए लड़कियां अपने साथ लेकर आए हैं मूंछे दाढ़ी लगवा कर? लड़की तो यहीं पर थी, मैंने उसे कमर हिलाते हुए देखा, परछाई नजर आई थी, लेकिन बस ऐसे कमर हिलाई उसने और बैठ गई होगी, अय्याशी कर रहे होगे, मैंने गोलियों से भून दिया। 4 लाशें निकली थीं, चारों लाशें डाकुओं की ही थीं। फिर बब्बर ने कहा था, नहीं, मुझे वो लड़की चाहिए, ढूंढो उस लड़की को। अब जो बब्बर था उसे एक और बात का डर था कि धोखेबाज तो है, लड़की बचकर निकल चुकी है, यानी जो हमारा लूट का सामान है, जो हमने पैसे वगैरह सब कुछ इकट्ठा किया है, मैं उसे लेकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। दद्दा ने धोखा दे दिया तो ऐसा ना हो वो सब कुछ गायब हो जाए। बब्बर ने कहा, सामान निकालो, छिपाना होगा, खास जगह छिपाना होगा, आपातकाल घोषित होता है। अब डाकुओं में था नियम कोई, आपातकाल घोषित होने पर जो सबसे तेज दिमाग है, जैसे कि बब्बर, वो एक खास इलाके को ढूंढेगा, उसका दिमाग कि वहां छिपाएंगे कोई ढूंढ नहीं सकता, और उसके खास लोग 10 उसके साथ होंगे। जिसके बाद जो बब्बर था, अब अगली रात बब्बर ने कह दिया, बाकी डाकू यहाँ रहेंगे, मेरे साथ मेरे 10 लोग चलेंगे। ऐसे बब्बर अपने साथियों को लेकर गया। साथियों ने पूछा था, जी बताइए कहाँ पर छिपाना है? बब्बर एक नदी के पास लेकर गया और नदी के पास कहने लगा, लोहे का वो बड़ा जो बॉल है वो निकालो। अब लोहे की बॉल थी जिसे वो नदी में फेंक दे और नीचे जैसे खड्डा करते, जो तैराक थे नीचे जाकर खड्डा करते, बॉल को नीचे धंसा देते, उसमें से चेन होती। अब चेन के साथ बक्सा बांधते तो नदी में खजाने को फेंक देते, ताकि नदी के अंदर कौन जाकर ढूंढेगा? तालाबों में ढूंढेंगे, गुफाओं में ढूंढेंगे, नदियों में कौन ढूंढता है तेज भाव वाली। ये चालाक था बब्बर। बब्बर ने वहां पर वो जो खजाना था वो डलवा दिया था। वही इलाके में थे, अचानक एक तरफ से गोली की आवाज आई।
बब्बर डर गया। गोली चली है, मेरी इजाजत के बिना कोई और गोली तो चला नहीं सकता। या तो यहाँ पर पुलिस वाले आ गए हैं या कोई और डाकू आ गए हैं हमें लूटने के लिए। खजाने के बारे में पता लग गया, धोखेबाज है, कोई धोखेबाज है, तो ये वहां पर छिप गए। अब एक तरफ से गोली की आवाज आई, धुआं उड़ा। अब गोली चली है तो इसी तरफ चली होगी, लगी तो किसी को नहीं, लेकिन इन्होंने उस तरफ गोलियां चलानी शुरू कर दी। फिर दूसरी तरफ उधर से गोली की आवाज, इन्होंने गोलियां उधर चलानी शुरू कर दी। 10 लोग थे पेड़ों के पीछे छिपे हुए, कभी इधर से गोली कभी उधर से गोली, गोलियां चलाते गए चलाते गए चलाते गए। बिल्कुल वैसे गोलियां खत्म हो गई, सबकी गोलियां खत्म हो गई। कभी पास से ठा की आवाज, कभी इधर से ठा की आवाज, आवाजें आती रहीं आती रहीं। फिर क्या, इनकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। अब इनके 5 लोग मारे भी जा चुके थे, क्योंकि पेड़ के पीछे ये छिपे हुए, तो डाकू कोई और है, इन्हें समझ में नहीं आता, तो आपस में ही गोलियां मार मार कर 5 लोग मार दिए। अब जो बब्बर था वो वहां पर जिंदा था, 5 और साथी थे छिपे हुए, डरे हुए। जब आधी रात हो गई, ठा ठा की आवाज तो आती रही, लेकिन उस तरफ से गोली किसी को नहीं लगती। जो बब्बर था वो भी घबरा गया। फिर आवाजें आना बंद हो गई। इन्होंने क्या किया, बंदूकें फेंकी कि चाकू से मारेंगे, देखेंगे कहाँ है। कोई नहीं, ठा ठा की आवाज आती रही, लेकिन मिला कोई नहीं। किसी ने बेवकूफ बनाया था। बब्बर को वो जो इस इलाके में घटनाएं होती थी उसकी जानकारी नहीं दी जाती थी। बब्बर ने खुद महसूस किया। बब्बर और उसके वो 5 साथी, उन्होंने पेड़ों के पीछे जाकर देखा कि गोलियां कहाँ से चली हैं। उनके जो शैल हैं वो तो मिलेंगे ना, उन्हें शैल कहीं पर नहीं मिले, बल्कि पेड़ों के पीछे ना एक पत्थर था, बड़ा बड़ा पत्थर, कई पेड़ों के पीछे पत्थर रखे हुए। अब उसके बीच पड़े थे जो प्याज बम होते हैं ना, जो दिवाली में पटाखे में चलाए जाते हैं, प्याज बम, जिसे ऐसे हवा भर के ऐसे गर्म करके मारो तो धमाके की आवाज़ आती है और धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है। बंदूक से गोली चलती है तब भी धुआं ऐसा निकलता है और आवाज़ तब भी वैसी ही होती है। कई पड़े थे वहाँ पर। बब्बर ने कहा हमें बेवकूफ़ बनाया गया है। पत्थर के ऊपर वो बम को रख के कोई पत्थर मार मार के ठाठ ठाठ की आवाज़ें निकालता गया। किसी ने गोली तो चलाई ही नहीं, हमें तो कोई नज़र ही नहीं आया। हम तो धुएं को देखते रहे कि गोली चली है, गोली चली है, गोली चलाओ। अब उन्होंने गोलियां ऐसे ख़त्म कर दी और खुद गोलियां मार मार के अपने 5 लोग मार दिए। बब्बर ने कहा भागो, यहाँ से भागो, लगता है कोई यहाँ बहुत चालाक है। अब वो भाग चुका है, हमें अपने इलाके में पहुँचना होगा। जब वो अपने इलाके में पहुँचे, वहाँ पुलिस ने रेड डाली हुई थी, डाकुओं को पकड़ा हुआ था। ये तो डरे डरे भागे भागे पहुँचे थे कि पीछे कोई पड़ा है, पीछे कोई पड़ा है, तो पुलिस वालों ने इन्हें भी पकड़ लिया। दद्दा तो पीट पीट कर ले जाया जा चुका था। दद्दा की एक टांग पर बहुत ज़्यादा गोलियां चली थी, तो एक टांग दद्दा की फट चुकी थी। बब्बर भी यहाँ पर आया तो बब्बर के 2 गोलियां लगी और बब्बर को भी पकड़ लिया गया था। फिर बब्बर को टॉर्चर किया गया तो बब्बर ने बताया कहाँ छिपाया हुआ है खजाना। तो जो भी लूटपाट का सामान था नदी से निकाला गया, जिसके बाद पुलिस वाले और डाकुओं ने भी कहा था। बहुत अजीब घटनाएं हुई थी। जब एक आदमी जो किसी गांव का था, पता नहीं कौन, वो पुलिस वालों को लेकर आया कि मुझे पता है डाकू कहाँ है, तो पुलिस वालों को दिखाया वो इलाका उस रात। अब वहाँ उसके बाद बाकी पुलिस वाले आए और जितने भी डाकू थे ना वो आपस में लड़ रहे थे। अब कुछ डाकू तो पहले ही मर चुके थे, एक दूसरे को गोली मार दी उन्होंने। झगड़ा हुआ किसी बात पर, वो डाकू कह रहे थे इसने गालियाँ निकाली, वो कह रहा था इसने निकाली, गालियाँ निकाली, एक बंदूक से गोली मार दी किसी को। तो पुलिस वालों के लिए काम आसान था। फिर बब्बर भी खुद ही भागता भागता आ गया, क्योंकि पीछे भी भसड़ मच चुकी थी। और पुलिस वालों ने ये भी कहा था कि वहाँ इन्हें बड़े अजीब लोग नजर आ रहे थे। डाकू एक तरफ, डाकुओं की वेशभूषा पहने हुए, पुलिस वाले एक तरफ। अब बीच में गांव वाले, अजीबो गरीब नंगे पुंगे गांव वाले घूमते हुए, कभी किसी तरफ जाते, पेड़ों के पीछे से गायब। एक हिरण नजर आया था, इंसानी शरीर वाला, सर ऊपर जैसे मुखौटा हिरण वाला लगाया हो, ऐसे ऐसे भागता हुआ नजर आया। एक को भालू नजर आया था। अब भालू हाथी जैसे बड़े बड़े उसके कान थे। एक पुलिस वाले ने कहा मुझे वो नजर आया था, लेकिन वो काफी ज्यादा दूर था। ऐसा उस रात बहुत कुछ नजर आया था। फिर बब्बर ने भी अपने बयान में कहा था कि ये छलावे जैसी घटनाएं थी, कई जगह से पता लगा था, लेकिन इन बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता और ना ही रिपोर्ट में यह दर्ज किया गया कि छलावे में इसकी कोई हिस्सेदारी थी। पूरा का पूरा उनका ग्रुप पकड़ा गया। अब बहुत ज़्यादा 80% तो मारे ही गए, गोलियों से भुन चुके थे। बाकी जो पकड़े गए उन्होंने अपने सारे राज खोले और इस कहानी में एक छलावे का जिक्र भी हुआ।
जो जो घटनाएं हुई, डाकुओं ने जो जो बताया, हर कहानी घूम फिर कर छलावे से जाकर जुड़ती थी। कहते हैं अब डाकुओं का आतंक तो चंबल के उस इलाके में खत्म हो चुका था, लेकिन छलावे का आतंक अब भी वहीं पर था। छलावा अब भी लोगों को नजर आता था, कभी पुलिस वाला बनकर तो कभी डाकू बनकर, बब्बर डाकू, कभी दद्दा डाकू बनकर। कहते हैं वो तो जेल में थे, उसके बावजूद कभी किसी को दद्दा डाकू नजर आता, कभी किसी को बब्बर डाकू नजर आता, कभी किसी को पुलिस वाला नंगा घूमता हुआ नजर आता, सर पर टोपी लगाए। बहुत अजीब घटनाएं होती और लोगों का मानना था कि ये छलावा है। अब छलावे क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन कहते हैं जो उनके जाल में फंसता है, उनके इलाके में जाता है, वो करते जरूर हैं कुछ। क्या करते हैं वो पता लग जाता है, लेकिन क्यों करते हैं वो तो कभी पता नहीं लगता। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको कैसी लगी ये कहानी, चंबल के डाकू और एक छलावे की कहानी। प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस अगर आपको देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती हैं बेहतरीन, डरावनी और खौफनाक सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।